वृंदावन में एक संत रहा करते थे। उनका नाम था धीरेन्द्र। वे बांके बिहारी जी के परम भक्त थे। एक बार उनके पास एक सेठ आया। अब था तो सेठ, लेकिन कुछ समय से उसका व्यापार ठीक नहीं चल रहा था। उसको व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा था और उनको अपनी सारी व्यथा बताई। महाराज, मेरे व्यापार में कुछ दिनों से काफी नुकसान हो रहा है, आप कोई उपाय करिए ना। सेठ जी, अगर मैं ऐसा कोई उपाय जानता तो आपको जरूर बता देता, लेकिन मैं ऐसी कोई विद्या नहीं जानता जिससे मैं आपके व्यापार को ठीक कर सकूं। ये मेरे बस में नहीं है। हमारा तो केवल एक ही सहारा है, बांके बिहारी जी। आप उन्हीं के पास जाइए, वही आपकी कुछ सहायता कर सकते हैं। इतना कह बात ही हो पाई थी कि बिहारी जी के मंदिर खुलने का समय हो गया। संत सेठ जी को बिहारी जी के मंदिर में ले आया और अपने हाथ को बिहारी जी की ओर करते हुए सेठ जी से बोला, सेठ जी, अब आप बांके बिहारी जी के दरबार में खड़े हैं। आपको जो कुछ भी मांगना है, जो कुछ भी कहना है, इनसे कह दो कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देंगे और सारे दुख भी। ठीक है संत जी। संत ने बिहारी जी से प्रार्थना की। 2-4 दिन वृंदावन में रुके और फिर चले गए। कुछ समय बाद सेठ जी का सारा व्यापार धीरे धीरे ठीक हो गया। अब सेठ जी समय समय पर बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन आने लगे। कुछ समय बाद सेठ जी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई और वो वृंदावन नहीं आ सके। उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी। एक बार एक जानकार उनका वृंदावन धाम की यात्रा पर जा रहा था। इस बात को जब उन्होंने जाना तो सेठ जी ने उस आदमी से कहा, अरे भाई, मैंने सुना है कि तुम बांके बिहारी जी के मंदिर जा रहे हो। मेरा एक काम कर दोगे क्या? हाँ बोलिए ना। ऐसा करो कि कुछ पैसे ले लो। सेठ ने उसे 750 रुपए दिए और कहा, ये धन तुम बिहारी जी की सेवा में लगा देना और उनको पोशाक धारण करवा देना। ठीक है सेठ जी, मैं आपके इन पैसों से बांके बिहारी को वस्त्र धारण करवा दूंगा। पैसे लेकर वो आदमी जब वृंदावन आया तो उसने सेठ जी के कहे अनुसार बिहारी जी के लिए पोशाक बनवाई और उनको भोग भी लगवाया। लेकिन इन सब काम में पैसा थोड़ा ज्यादा खर्च हो गया। लेकिन उस भक्त ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा बिहारी जी की हमसे भी बन गई। लेकिन बिहारी जी किसी का उधार नहीं रखते। अब इधर मंदिर बंद हुआ तो बिहारी जी रात को सेठ जी के पास पहुंच गए। सेठ जी से बिहारी जी ने कहा, मेरे भक्त, तुमने जो मेरे लिए सेवा भेजी थी वो मैंने स्वीकार की, लेकिन उस सेवा में 249 रुपए ज्यादा लगे हैं। तुम उस भक्त को ये रुपए लौटा देना। ठीक है प्रभु, आपकी जो इच्छा। ऐसा कहकर बिहारी जी अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सेठ जल्द से जल्द तैयार होकर उस भक्त के घर पहुंच गया और उसको सारी बात बताई। ये सब जानकर वो आदमी भी आश्चर्यचकित रह गया। ये बात तो सिर्फ मैं ही जानता था और मैंने तो किसी को बताई भी नहीं। बिहारी जी आपके पास आकर मेरे पैसे देने को बोले। हे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। ये लो भाई, तुम्हारे 249 रुपए और अब मैं इस कर्जे से मुक्त हुआ। बिहारी जी कल मेरे पास आए थे, वो ही मुझे ये सब बता कर गए थे। ये लीला देखकर वो भक्त खुशी से मुस्कुराने लगा और बोला, जय हो बिहारी जी। इस कलयुग में हमारे बिहारी जी का किसी का कर्ज किसी के ऊपर नहीं रहने देते। जो एक बार इनकी शरण ले लेता है फिर उसे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता। सबको सब कुछ मिलता चला जाता है। जयपुर के जंगल में पीलू और बबलू दो पति पत्नी रहते थे। वो लोग कुछ मुर्गियों को पाले थे। पीलू उन मुर्गियों को दाना डाला करती थी। पीलू एक मुर्गे का बहुत खास ख्याल रखती थी। उसे काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश खिलाती थी। पीलू, तुम इस मुर्गे को इतना क्यों खिलाती रहती हो? तुम इसकी आदत बिगाड़ रही हो। इतनी खास ख्याल रखोगी तो ये बिगड़ जाएगा और घमंडी हो जाएगा। अरे नहीं, आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ये बिगड़ गया तो मैं इसे सुधार दूंगी। लेकिन वो मुर्गा बहुत शरारती था। उसे अपने पर घमंड था और वो दूसरी मुर्गियों को चिढ़ाता था। ऐसे ही एक दिन पीलू मुर्गियों को लेकर नदी के किनारे गई और एक पेड़ के नीचे सो गई। तब वो घमंडी मुर्गा टहलते हुए एक साधु के पास पहुंचता है और उनसे वरदान मांगा। साधु मुर्गे की भाषा समझते थे। साधु महात्मा जी प्रणाम। आप अभी अभी तपस्या से उठे हैं, क्या मैं आपसे वरदान मांग सकता हूँ? तुम तो बड़े चालाक लगते हो, लेकिन क्योंकि मैं अभी अभी तपस्या से उठा हूँ तो तुम्हें वरदान देना ही होगा। बोलो क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों की मन की बात जान सकूं। अरे लेकिन ऐसा प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ होगा। मैं नहीं जानता। साधु जी, आप तो मुझे यही वरदान दे दो। ठीक है,
ठीक है। फिर साधु उस पर जल छिड़क देता है। थोड़ी देर बाद पीलू नींद से जागती है और सब मुर्गियों के साथ वापस घर चली आती है। पीलू घर में फिर से उस मुर्गे को दाना डाल रही थी और सोचती रहती है, मैं इस मुर्गे से बहुत पैसे कमाऊंगी। इसके साथ जो भी मुर्गी अंडे देती है वो काफी ज्यादा दाम में मैं बेचती हूँ, जिससे मुझे बहुत फायदा होता है। ये सब सुनकर मुर्गा और भी घमंडी हो जाता है। ऐसे ही एक दिन कालू चोर पीलू के घर की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, ये बबलू और पीलू आजकल बहुत पैसे कमाते हैं। आज रात को इनके घर में डाका डालूंगा और सारी मुर्गियों समेत इनकी तिजोरी खाली कर दूंगा। तो तभी घमंडी मुर्गा बोलता है, अच्छा, तो ये मेरे मालिक के घर में चोरी डकैती के बारे में सोच रहा है और उसमें भी मुझे चुराना चाहता है। अभी मजा चखाता हूँ इसको। और फिर वो कालू पर हमला कर देता है, जिससे कालू बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिर कुछ देर बाद कालू अपने दोस्तों के साथ पीलू के घर आता है और उसे धमकाता है, पीलू, तुम अपने मुर्गे को संभाल कर रखो, नहीं तो मैं इसकी बिरयानी बनाकर खा जाऊंगा। इसने मुझ पर हमला किया था। कालू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर में घुसकर मुझे ही धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हें और पीट दूंगी, भाग जाओ यहाँ से। फिर कालू और उसके दोस्त डर के कारण वहाँ से भाग गए। एक दिन पीलू की सास सुंदरी उसके घर पहुँची। बहू, क्या कर रही है? आजकल इन मुर्गियों को पाल रही है क्या? अरे जरा मेरा भी ख्याल रखा करो। चलो आज मुझे तुम बिरयानी खिलाओ। हाँ सासू माँ, आप मुझे बताइए कि मैं किस मुर्गी की बिरयानी आपको बनाऊं? सुंदरी सोच में पड़ जाती है। वो एक के बाद एक मुर्गियों को देखती है और आखिर में उस मुर्गे के पास उसकी नजर जाती है और वो सोचती है, ये मुर्गा तगड़ा लग रहा है, इसकी ही बिरयानी खा जाती हूँ। जैसे ही सुंदरी मुर्गे की बिरयानी के बारे में सोचती है, मुर्गा गुस्से में आ जाता है। ये मुझे खाएगी, अभी बताता हूँ। और फिर वो सुंदरी पर हमला कर देता है। ये देखकर पीलू भी गुस्से में आ जाती है और वो मुर्गे से लड़ पड़ती है। लेकिन इसके बाद मुर्गा सास और बहू पर हमला कर देता है। पीलू और सुंदरी घर से भागने लगती है। मुर्गा उनका पीछा करता है। कुछ दूर पर ही साधु वहाँ मिलते हैं। वो देखते हैं कि वो घमंडी मुर्गा दो औरतों के पीछे है, तो वो उसे रोक देते हैं। देखा पीलू चिड़िया, तुमने लालच में इस मुर्गे का खास ख्याल रखी और दूसरी मुर्गियों को कम समझती थी। इस भेदभाव के कारण ये मुर्गा घमंडी और बदमाश हो गया। सबको एक जैसा समझना चाहिए। जी साधु महात्मा, आप ठीक कह रहे हैं, मुझसे गलती हो गई। इस तरह से पीलू अपनी गलती मानती है और आगे से सभी मुर्गियों को एक जैसा दाना पानी देने लगती है। पीलू चिड़िया बहुत मेहनती और तेज दिमाग की व्यापार करने वाली चिड़िया थी। वो गांव में बहुत से काम को देखने के बाद मोबाइल फोन की दुकान खोलती है। पीलू बहुत वैरायटी के मोबाइल फोन्स को बेचा करती थी। एक दिन हरिया कहता है, बेटी, मेरे पास नया फोन खरीदने के पैसे नहीं है, ये पुराना फोन ही ठीक कर दो। ये मैंने 5 साल पहले खरीदा था। तो पीलू कहती है, लेकिन काका, मैं फोन ठीक नहीं करती हूँ, मैं तो फोन बेचती हूँ। बेटी, मैं फोन ठीक करवाने के लिए कालू की दुकान में गया था, पर वो बहुत बदमाश है, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। पीलू हरिया का फोन ठीक कर देती है और सोचती है कि रिपेयरिंग का भी काम शुरू कर दे, इससे और भी कमाई होगी। ये तो अच्छा हुआ, अब मैं फोन बेच भी रही हूँ और ठीक भी कर रही हूँ, अब अच्छी कमाई हो रही है। लेकिन कालू इस बात से बहुत जलता था। वो पीलू की दुकान चलती देखकर बहुत गुस्से में था। अरे कोई मेरी दुकान में क्यों नहीं आता है? इस पीलू की मीठी मीठी बातों से सब उसी के पास जाते हैं। मैं भी तो एक से एक फोन बेचता हूँ, आज इसकी तबीयत ठीक करता हूँ। रात में कालू कुछ बदमाशों को पैसे देता है। ये लो पैसे और उस पिद्दी पीलू की दुकान में ऐसी तोड़फोड़ मचा दो कि वो कभी भी दुकान नहीं खोल पाए। फिर वो बदमाश पीलू की दुकान को तोड़ फोड़ देते हैं।
अगले दिन पीलू अपनी दुकान पहुंचती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गई, पूरी दुकान ही उजाड़ दी है। अब मैं कहां से पैसे लाऊंगी इस नुकसान को भरपाई के लिए? मैंने बैंक से लोन लिया था, दूसरे व्यापारियों से लोन लिया था, अब मेरा क्या होगा? पीलू को रोता हुआ देखकर हरिया काका उसके पास आता है और कहता है, पीलू बेटी, तुम निराश मत हो, हिम्मत रखो। अगर तुम बिना जानकारी के फोन रिपेयर कर सकती हो तो इस मुसीबत से भी बाहर आ सकती हो। कभी कभी कुछ अच्छा होने के लिए ही बुरा होता है। इतने फोन को ठीक करने के लिए मशीन लगेगी काका, मैं कहां से लाऊंगी? मेरे साथ चलो। पीलू को हरिया अपने घर लेकर जाता है। ये देखो बेटी, मैं पहले मैकेनिक था, लेकिन मेरी आंख खराब होने की वजह से मैं काम करना बंद कर दिया। इन पुरानी मशीनों के साथ तुम कुछ करो। फिर 1 हफ्ते की मेहनत के बाद पीलू एक मशीन बनाने में कामयाब हो जाती है और अपने टेस्टिंग में कुछ टूटे हुए मोबाइल को ठीक करने में कामयाब होती है। वाह बेटी, तू बहुत ही होशियार है। बहुत धन्यवाद काका, अब मेरे नुकसान को भरपाई होगी और अब मैं एक नया कारोबार शुरू करूंगी। इस तरह से पीलू मोबाइल रिपेयरिंग के साथ गरीबों के लिए मोबाइल बनाने का कारोबार भी शुरू कर देती है। पीलू का बहुत जल्द बहुत नाम हो जाता है और लोग उसके इंटरव्यू लेने के लिए आगे आते हैं। हरिया काका, आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने कारोबार में बहुत तरक्की कर रही हूँ। बेटी, ये तेरी मेहनत का नतीजा है। और फिर पीलू की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हो गई। लालची कालू को जंगल छोड़कर जाने की नौबत आ गई। पीलू अब हंसी खुशी रहने लगी।